पहलगाम हमले के बाद से सुरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ा दिया गया है। पुलिस प्रशासन से लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो सब अलर्ट है। इसी बीच पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। 17 मई को हरियाणा पुलिस ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया था जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। इसके अलावा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश किया है जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देशद्रोही कौन होता है, सरकार उन्हें क्या सजा देती है और हमारे देश में अब तक के सबसे चर्चित देशद्रोह के मामले कौन से थे। सबसे पहले बात करते हैं कि विवादों में आए यूट्यूबर को किन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है और आरोप सिद्ध होने पर उन्हें क्या सजा दी जा सकती है। यूट्यूबर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के 345 सेक्शन के तहत केस दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, BNS के सेक्शन 152 के तहत भी उन पर कई आरोप लगे हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सेक्शन 3, रक्षा या गोपनीय जानकारी से संबंधित जासूसी। इसमें 14 वर्ष तक की कैद हो सकती है और कभी कभी गंभीर मामलों में उम्र कैद भी संभव है। सेक्शन 4, विदेशी एजेंटों के साथ अधिकृत संपर्क। इसमें 2 वर्ष तक की कैद की सजा का प्रावधान है। सेक्शन 5, गोपनीय जानकारी का लीक करना और दुश्मन को देना। इसमें 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। अब बात करते हैं BNS की धारा 152 में क्या कहा गया है या उसमें क्या प्रावधान है। धारा 152 में भारत की प्रभुत्ता, एकता या अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को शामिल किया गया है जिसमें 7 साल की कैद या उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि भारत में देशद्रोह कानून की शुरुआत कैसे हुई। देशद्रोह कानून को भारत में सबसे पहले 1837 में थॉमस मैकॉल द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 113 के माध्यम से पेश किया गया था। अंग्रेजों को इस कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत के विद्रोह गुट लगातार अंग्रेजों के शासन के खिलाफ देश में धरना और प्रदर्शन कर रहे थे। आइए जानते हैं कौन कौन से मामले देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। नंबर 1, देश विरोधी संगठनों से संबंध रखने वालों को देशद्रोह कहा जाता है। अगर कोई संगठन देश विरोधी है या उससे अनजाने में भी कोई संबंध रखता है या ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरह की साठगांठ रखता है तो देशद्रोह का मामला बन सकता है। नंबर 2, IPC की धारा 124 के तहत देश के खिलाफ लिखना, बोलना, संकेत देकर या फिर अभिव्यक्ति के जरिए विद्रोह करना या फिर नफरत फैलाना या फैलाने की कोशिश करना। ऐसी कोई भी हरकत जो देश के प्रति नफरत का भाव रखती है वह भी देशद्रोह कहलाती है। नंबर 3, IPC की धारा 121 में देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले यानी कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वालों को भी देशद्रोही माना जाता है। नंबर 4, IPC की धारा 122 में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति देश में रहकर भारत के खिलाफ युद्ध रखने की नीयत से हथियार जमा करने, बनाने या छुपाने की कोशिश करता है तो वो भी देशद्रोही कहलाएगा। अब बात करते हैं कि उन देशद्रोही के मामले की जो देश में सबसे ज्यादा प्रचलित रहे। नंबर 1, 2016 में JNU में देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी कन्हैया कुमार और अन्य पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें जमानत दे दी थी। नंबर 2, सितंबर 2012 में कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के समय साइट पर संविधान से जुड़ी तस्वीर पोस्ट करने की वजह से इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उनके ऊपर से देशद्रोह का आरोप हटा दिया गया था। नंबर 3, 2010 में अरुंधति रॉय और हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी पर कश्मीर माओवादी के पक्ष में एक बयान देने की वजह से देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। नंबर 4, वर्ष 2007 में विनायक सेना पर नक्सल विचारधारा को फैलाने के आरोप में देशद्रोह का मामला दर्ज कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत मिल गई थी। अब आप कमेंट्स में बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके अपने अनजाने में ऐसी कोई गलती ना कर दे। साथ ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्रभात एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर करें।